नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, वंदे मातरम के टुकड़े किए जाने वाली कांग्रेसी विभाजनकारी सोच आज भी चुनौती। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, जंगल राज वाले सिर्फ बर्बादी और बदहाली के प्रतीक। बिहार में दिग्गजों का सियासी घमासान। एनडीए की ओर से अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत स्टार प्रचारकों ने संभाली कमान। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की रैलियां। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार गोवा। 20 नवंबर से शुरू हो रहे इफ्फी में जुटेंगे दुनिया भर के सितारे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, फिल्म महोत्सव दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए सेतु का करेगा काम। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया महान व्यक्ति। कहा, अगले वर्ष कर सकते हैं भारत का दौरा। एक और मुस्लिम देश कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने को तैयार। कई और देशों के शामिल होने के संकेत। कजाकिस्तान ने बताया विदेश नीति का स्वाभाविक विस्तार। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए, और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए अब भी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक मनाए जाने वाले स्मरण उत्सव की शुरुआत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। इसने हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया है। वंदे 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 मातरम, ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। रोम रोम रोमांचित कर मन को उल्लास से भर देने वाले वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव उस दौर को जीवंत बनाता है जब देश गुलामी के कालखंड में अपने सांस्कृतिक धरोहर के जरिए नए अस्तित्व को गढ़ रहा था। आज जब स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, तब यह उम्मीद की गई कि यह देश की अप्रतिम विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है और यह गीत हर दौर में प्रासंगिक है। हालांकि उन्होंने उस विभाजनकारी सोच पर जोरदार हमला बोला। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र
इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि इसने आजाद भारत का सपना भी प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने हर भारतीय की भावना को व्यक्त किया, आजादी की लड़ाई में नई चेतना भरी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की चेतना अलग है और उसकी अवधारणा भी अलग है। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के संबोधन को छात्रों ने भी सुना और अपने अनुभव साझा किए। IG स्टेडियम गए थे जहाँ पे हम पहली बार मोदी जी से मिले और उनकी हमें स्पीच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें नेशनल सॉन्ग के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड हमें कई सारे एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि हम पहली बार मोदी जी से मिले थे तो एंड उन लोगों ने कई चीज़ों को लॉन्च भी किया, जैसे एक कॉइन उन्होंने लॉन्च किया था जो कि एंड लाइक ये वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। लाइक ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा कि वो मोदी जी से मिल रहे हैं एंड वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बढ़िया। नेशनल सॉन्ग की जो भी हिस्ट्री है, उनकी अतीत के बारे में, कितने लोगों का बलिदान है उसके अंदर और कितने लोगों ने उसको बनाने में कितनी मेहनत करी। मेरे को वापस सर इतने सारे लोगों के बीच में मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनने में सर बहुत मजा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि हम सबको मिलकर इस सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने नकारात्मक सोच वाले लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी शंका पैदा करने की कोशिश को नाकाम करना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का मूल भाव भारत और मां भारती है, भारत की शाश्वत संकल्पना है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई, ताकत और नैतिकता के बीच संतुलन बनाया। भारत की यह संकल्पना उसकी वैचारिक शक्ति है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां देश आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रहा था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी करके विवाद पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर वंदे मातरम को काटने छांटने का जब आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आरएसएस वंदे मातरम का सम्मान नहीं करती। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर हमला बोला और देश की अखंडता से समझौता करने का भी आरोप लगाया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके विभाजनकारी नीति पर हमला बोला और कहा कि नेहरू के समय वंदे मातरम के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई थी और आज भी कांग्रेस उसी विभाजनकारी मानसिकता से काम कर रही है। इस बीच वंदे मातरम के 150 साल के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी करके आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, आरएसएस और बीजेपी ने कभी अपनी शाखाओं या कार्यालयों में वंदे मातरम या जनगण मन का गायन नहीं किया। आरएसएस ने वंदे मातरम से दूरी बनाए रखी है। उसके किसी भी ग्रंथ या साहित्य में इस गीत का उल्लेख तक नहीं मिलता।
जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है, तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वंदे मातरम को छोटा करने का फैसला किया गया था। ये पहले 2 या 3 स्टैंजास जो हैं वो अपने में ही बहुत माँ भारती की वंदना करते हैं, वो पर्याप्त है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। जैसे राष्ट्रगान जब किया गया, अगर आप पूरी वो कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गाएंगे तो उसमें शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। 7-8 मिनट का क्या राष्ट्रगान हो सकता है? इसलिए कुछ स्टैंजाज उसमें चुने गए। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और एक उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। कांग्रेस की बयानबाजी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष को इस अमृत काल में एक अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं कुछ लोग इसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सरकारों में, स्कूलों में इसको अनिवार्य नहीं रखा गया, सचिवालय से इसको हटा दिया गया। उन पार्टियों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का कोई स्थान नहीं है और ये दल कोई और नहीं, लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले परिवार और पार्टी ने वंदे मातरम को भुलाने का एक तरह से संयोजित तरीके से प्रयास किया गया है। जबकि स्वतंत्रता सेनानी हो, युवा हो, उनको एकजुट करके क्रांतिकारी बनाने का काम और स्वतंत्रता संग्राम में उनको नई ऊर्जा देने का काम किसी ने किया था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम गीत ने किया था। वंदे मातरम को जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उस वक्त के नेताओं के लिए और पर्टिकुलरली जो उस वक्त जिन्ना थे, उन्हें ऐतराज करके इसको कोशिश की थी बंद करने की। बंद तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो जो स्थान सम्मान को मिलना चाहिए था उसमें बाधा पैदा की। बीजेपी बीते लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के देश विरोधी बयानों को लेकर हमलावर रही है और कांग्रेस पार्टी पर देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता करने का आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरे देश में मनाया गया। विभिन्न राज्यों के शहरों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों समेत मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। देश की विरासत के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण किया गया। इन कार्यक्रमों में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया गया। देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे भारत में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और एकता की भावना प्रदर्शित करती हुई संगीतमय प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही पूरे देश में जगह जगह वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से शपथ ली और देशभक्ति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम की वर्षगांठ पर चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। देखिए, आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रभक्ति का ज्वार फूटा था, जब हजारों लोगों की उपस्थिति में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन और वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव मनाया। Today it is with an immense pride and emotion that we have and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। अपने मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम बोल के तभी के फ्रीडम फाइटर्स को मिली थी, देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने खुद वही आह्वान किया, युवा और युवती ने वही वंदे मातरम सॉन्ग गा के वही स्फूर्ति के साथ इस विकसित भारत में सहभाग होने का योगदान सभी का रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो में भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाई गई। टोक्यो में भारतीय छात्रों ने एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया। इस तरह देश दुनिया में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय दूतावास ने केंद्रीय विद्यालय काठमांडू में सामूहिक गायन का आयोजन किया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एक सुर में गाया। मातृभूमि को समर्पित ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। उत्साह और उमंग के साथ विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में कई और नए फीचर जोड़े जा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ से चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं और लगातार सुधार किया जा रहा है। बिहार के दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के कुशासन पर हमला बोला और कहा कि बिहार की तरक्की को रोककर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को बदहाली के कगार पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस पर तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं एनडीए सरकार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ कैमूर में रैली की। उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर वोट डालने की अपील की। कहा कट्टा और करप्शन वालों से दूर रहें। साथ ही भरोसा दिलाया कि एनडीए गठबंधन सिर्फ घोषणाएं नहीं करता बल्कि अपने वादे पूरे करता है। ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं।
बिहार में व्यापार और निवेश के लिए जंगल राज को उन्होंने घातक करार दिया। भभुआ की रैली में प्रधानमंत्री ने डालमिया नगर जैसे औद्योगिक शहर की बर्बादी के पीछे कुशासन का हाथ बताया। उन्होंने कहा, जो डालमिया नगर अंग्रेजों के जमाने से रोजगार और उत्पादन का केंद्र था, वो चौपट हो गया। कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। दोनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के गठजोड़ को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को जनता के विकास की नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ की चिंता है। तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद को राजद और कांग्रेस दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में पंजों वालों से सतर्क तो रहना ही है, साथ ही लाल झंडों वालों से भी दूर रहना है। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के सुशासन को और भी मजबूत करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों में दवाई और खेतों में सिंचाई की व्यवस्था एनडीए सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है। निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। आज भी दोनों गठबंधनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिला। एनडीए की ओर से अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत अनेक बड़े प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाली, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियां की हैं। दोनों ही गठबंधनों ने पहले चरण के मतदान में अपने पक्ष में वोटिंग का दावा किया है और अगले दौर के लिए वोट मांगे हैं। बिहार में दूसरे दौर का प्रचार तेज, पार्टियों के दिग्गजों ने संभाली कमान, जनता को लुभाने की कवायद तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने के साथ ही दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनावी मुहिम चरम पर है। चुनावी रैलियों के मंच से वादे, सियासी हमले और नारों की बरसात हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की ओर से तबातोड़ रैलियां कर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विकसित और आधुनिक बिहार बनाने के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए, अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बताइए नीतीश कुमार का महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, खाता में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आपको मैं बता दूं, 11 तारीख को राजू तिवारी को चुनाव जिता के भेजना। 10 दिन के अंदर 75 लाख लोगों के, बहनों के खाते में 2 लाख रुपए उनके स्वरोजगार के लिए पहुंचेगा और उनका विकास होगा। 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर
60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए, न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कई जनसभाएं कर रोजगार, पलायन और बदलाव के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। अरे 10,000 रुपए में आप देखकर वो ऑफिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सिविंग मशीन लेंगे, ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए, हम खुद ये काम करते हैं। मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है, वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के चुनावी सफर में आज डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता पहुंचे हैं भागलपुर शहर में। भागलपुर शहर विधानसभा से महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा उम्मीदवार हैं, जो निवर्तमान विधायक भी हैं, जबकि बीजेपी ने युवा रोहित पांडे पर भरोसा जताया है। कितना बदला है भागलपुर और क्या है यहाँ जनता के मुद्दे, चुनावी सफर में जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 तारीख को मतदान होगा। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं चुनावी सफर में बिहार के भागलपुर शहर, और इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका माझी चौक पर। ये पहचान है एक तरह से भागलपुर की। यहाँ हम चुनावी सफर में भागलपुर की जनता के मुद्दे जानेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो उनके लिए इस चुनाव में मायने रखते हैं। क्या चाहते हैं भागलपुर में, क्या होना चाहिए? नेता लोग कुछ कर रहे हैं कि बस काम तो कर रहे हैं? काम तो बहुत अच्छा, हवाबाजी ना कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? काम अच्छा खासा किया है। अब की बार एनडीए सरकार ही बनेंगे। जो सरकार बनेगा हम लिए जो खाने देता है वही सरकार बनेगा। अरे कि ये महिलाएं बहुत इस बार एनडीए की तरफ जा रही है, सही बात है क्या? जो जिसका श्रद्धा होगा उसी के बगल जाएगा। इस बार एनडीए सरकार आएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी, इस बार जीती थी। उस बार बीजेपी में कुछ खटबंद हो गया था, इसीलिए टिकट के लेके इस बार फुल बहुमत से रोहित पांडे जीतेंगे भागलपुर से। चुनावी सफर में हम भागलपुर के तिलका माझी चौक से थोड़ा अंदर आ गए हैं। ये चंदन चाय वाले हैं। देखिए इनकी चाय बनाने की जो तरीका है वो आप देखिए, मटके में चाय बनाते हैं और बड़ी मशहूर चाय है। सुन रहे हैं भाई साहब, चाय तो आपकी बड़ी बढ़िया नजर आ रही देखने में। जी सर। हाँ सर, एक बार पी के देखें सर। कितने समय से चाय की दुकान लगा रहा है? 20 साल सर। 20 साल में कुछ बदला है कुछ भागलपुर में? बहुत से बहुत परिवर्तन है सर, बहुत। एक तरफ है नीतीश कुमार, मोदी जी की केंद्र में और नीतीश कुमार की राज्य में सरकार, दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदल देंगे हम, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है? जैसा चर्चा सुनते हैं सर, बीजेपी ही सुनते हैं चर्चा सर। आप क्या चाहते हो? हम तो राय सर, अब चाय तो चाय को पसंद करेंगे। मोदी जी चाय, मोदी जी हैं जो चाय वाले, तो बस अपना भी चाय वाले। चुनाव में जायका कुछ दिख रहा है कि नहीं? चुनाव में भी कुछ है इस वक्त रोचकता? जी, रोचकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नई नई पार्टियां आ गई है चुनाव में के मैदान में, और कुछ असर है क्या जन सुराज और सब वो कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो है कुछ पारिवारिक पार्टी भी टूट के न्यू पार्टी बनी है, तो वो भी एक अलग दिख रहा है। मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं क्या? क्या बतियाएं, माहौल ऐसा है अभी, काफ़ी खुश हैं। चुनावी महापर्व है,
और अपने हित में हम लोग को चुनना है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये भागलपुर का मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि नीतीश और एनडीए ही कंटिन्यू कर जाए, या फिर तेजस्वी के बारे में सोचा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं तो यहाँ मतलब अगर भागलपुर की बात करूँ या फिर बिहार की बात करूँ तो नीतीश कुमार ही ठीक है। हमारा चुनावी सफर भागलपुर का यही खत्म होता है। किसी और दिन दूसरे शहर में मुलाकात होगी, वहां हम चुनावी सफर में उस शहर के मुद्दे टटोलेंगे। हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, भागलपुर। कर्नाटक के गन्ना किसानों ने धरना वापस ले लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने धरना दे रहे गन्ना किसानों को धरना समाप्त करने की अपील की थी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमने चीनी फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक की है। चीनी फैक्ट्री मालिकों ने किसानों के गन्ने के प्रति टन पहले के 3,000 रुपये और फिर 3,200 रुपये देने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हुए। आज फिर किसानों और फैक्ट्री मालिकों और डीसी के साथ मिलकर बैठक हुई। इस दौरान किसानों को 3,200 रुपये प्रति टन के साथ साथ 50-50 रुपये सरकार और फैक्ट्री मालिकों की ओर से दिए जाने का फैसला लिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, आज रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको से मिलकर खुशी हुई। हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 3 दिन तक गुरुग्राम के एक होटल परिसर में चल रही है। इस कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का आयोजन भारत के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाकर शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यातायात को किस तरह बेहतर करना है, इस पर कॉन्फ्रेंस में विचार होगा। उन्होंने कहा कि 2002 में मेट्रो की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त मेट्रो का दायरा काफ़ी कम था। हमने इसको 24 शहरों तक बढ़ाया है। करीब 1100 किलोमीटर तक हमने मेट्रो पहुंचाई है। 950 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन फेज में है और अगले कुछ सालों में हम अमेरिका से आगे मेट्रो के मामले में निकल जाएंगे। देश में क्या दुनिया में बहुत तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ बढ़ रही है। एक विषय है, वो है मोबिलिटी, वो है यातायात, वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसकी सारी सुविधाएं, नई नई जो आज की जानकारियां हैं, जो आज के रिसर्च है, जो आज की आवश्यकताएं हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें कैसे सुलभ यातायात व्यवस्था बने, समय कम लगे, जिसके अंदर प्रदूषण की मात्रा भी न हो जो आज होती है, अफोर्डेबल हो, आम आदमी के लिए सस्ती यातायात व्यवस्था कैसे हो, समय कम बचे। तो ऐसी सब बातों को सोचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। SIR 2.0 को लेकर कुछ राज्यों में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया है, तो तमिलनाडु की DMK सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है। इस बीच बंगाल में SIR के मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। TMC लगातार राज्य में SIR को बंद करने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने TMC पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। SIR पर सियासी घमासान जारी, SIR पर रोक लगाने की मांग। सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। गैर भाजपा राज्यों में SIR का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में भी SIR के खिलाफ आवाज उठने लगी है। तमिलनाडु की DMK सरकार ने राज्य में SIR कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट DMK की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SIR पर अहम सुनवाई होगी। उधर पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राजनीति बेहद गर्म है।
ममता बनर्जी और उनके नेता SIR को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा, मैं खुद कोई फॉर्म नहीं भरूंगी। भाजपा ने राज्य सरकार पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया। मजबूरी में सब करते हैं। पहले SIR का विरोध किया, करने नहीं देंगे, जुलूस निकाला। जब लोग मान लिए और फॉर्म फिलअप करने लगे तो वो लाइन में पीछे आ गए। तो इनकी राजनीति ऐसी है, सुबह एक प्रकार बोलते हैं, शाम एक प्रकार बोलते हैं और किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं और फिर पलट जाते हैं। SIR इज ए रेगुलर एक्सरसाइज, इलेक्शन कमीशन करती है। ये भी हो सकता है कि आगे एक इलेक्शन कमीशन तय करे कि रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, होना भी चाहिए। हर रेगुलर इंटरवल पे SIR होनी चाहिए, वो 5 साल की हो या 10 साल की हो, इलेक्शन कमीशन तय करे। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी SIR का विरोध करने को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना की है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये लोग अफवाहें फैलाकर और डराकर लोगों को खुश करना चाहते हैं। अफवाह फैला के लोगों को डरा के कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं। हम तो पहली बात तो कह दिया कि जहाँ से भी हिंदू आएंगे उनको हम ठीक तरह से उनको सिटीजनशिप बना के वोट का अधिकार दिलवाएंगे और जो भारतीय मुस्लिम हैं वो भी अपने अधिकार से वोट दे सकते हैं। इस बीच TMC के कई नेता विवादित टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे। आज SIR का विरोध करते हुए TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि बॉर्डर की जिम्मेदारी BSF और गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह रखार दायित्व बॉर्डर के देखे, BSF देखे। बोलছে रोहिंगा आसছে, কোথা থেকে আসছে? म्यांमार থেকে আসছে। ये साफ है कि भाजपा के विरोधी SIR को लेकर बौखलाए हुए हैं। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं के बयानों से उनकी चिंता और हताशा साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन बाद राज्य सरकार ने 23,962 प्राथमिक शिक्षकों का तबादला कर दिया है। इसे लेकर राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षा परिषद और जिला प्राथमिक स्कूल काउंसिल को निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों का आरोप है कि इन 23,962 प्राथमिक शिक्षकों में से अधिकतर BLO के रूप में काम कर रहे हैं और चुनाव के समय यही शिक्षक पोलिंग ऑफिसर भी होते हैं, इसलिए निर्देशिका दबाव बनाने के इरादे से जारी की गई है। भारतीय सेना ने भारतीय आई कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। बंगाल में बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी सिविल कर्मियों का पुनः सत्यापन कराया जा रहा है। 5 नवंबर को सुरक्षा अभियान के तहत मजदूर के रूप में नियुक्त सभी सिविल कर्मियों के दस्तावेजों की जांच की गई है। इस दौरान एक मजदूर संदिग्ध पाया गया। तलाशी में उसके पास बांग्लादेशी नागरिकता का ID कार्ड पाया गया। उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता आई कार्ड भी पाया गया है। आगे की जांच के लिए व्यक्ति को सौंप दिया गया है पुलिस को। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शामिल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 56वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में होने वाला ये महोत्सव फिल्म निर्माण की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाएगा। 9 दिनों के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कार्निवाल में भारत और दुनिया भर के सिने प्रेमी जुटेंगे। गोवा सज चुका है, एक बार फिर तैयार है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मंच की मेजबानी के लिए। 20 नवंबर को भव्य परेड और रंगारंग कार्निवल के साथ IFFI 56 की शुरुआत होगी। इस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सिनेमा का शानदार सफर जीवंत रूप में दिखेगा। इस साल IFFI में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिलन होगा। खासकर फिल्म निर्माण में AI की बढ़ती भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women film director. We want to give an equal opportunity. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 44
एशियन प्रीमियर शामिल है। इसके अलावा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 महाद्वीपों की 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्में हिस्सा ले रही हैं। इफ्फी का उद्घाटन ब्राजील, मैक्सिको और चिली की संयुक्त प्रस्तुति द ब्लू ट्रेल फिल्म से किया जाएगा। वहीं स्पेनिश फिल्म सीरात मिड फेस्ट फिल्म होगी, जबकि अ यूजफुल घोस्ट के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में इस बार फोकस देश जापान है। इफ्फी 2025 में सुपरस्टार रजनीकांत के भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर भी विशेष जश्न मनाया जाएगा। We are trying to bring the glory back to the International Film Festival of India. This year, Indian films in Australian box office made more money than Hollywood films in Australia. When you come and you see films from all over the world and from within India, and this question of diversity and inclusiveness is so real, because you're coming there and you're watching films made by people who belong to a different culture, and they're telling you a different story. And so the idea that if everybody can tell each other their stories, we are going to be a much more peaceful nation, we're going to be a much more peaceful society, we're going to be a much more peaceful world. We have to keep on doing, because that's what films festivals are meant for. भारतीय पैनोरमा में देश की श्रेष्ठ फिल्मों को जगह मिली है। फीचर सेक्शन की ओपनिंग फिल्म आमरण और नॉन फीचर सेक्शन की काकोरी से होगी। वेव्स फिल्म बाजार भी इस बार बेहद खास होने जा रहा है। 7 देशों और 10 भारतीय राज्यों की विशेष भागीदारी के साथ 9 क्यूरेटेड सेगमेंट्स, 21 मास्टर क्लासेस, 16 गाला प्रीमियर और 2000 से अधिक डेलीगेट्स महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ज्यूरी की अगुवाई करेंगे, जिसमें 3 भारतीय फिल्में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को टक्कर दे रही हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने अगले साल भारत आने के भी संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं कि मैं भारत आऊं, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। He's a friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाल ही में भारत आए थे और दोनों देशों के बीच संपर्क लगातार बना हुआ है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया है और वहां स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। We had the visit of the Foreign Minister of Afghanistan to India recently. Since then, we've also had several exchanges in terms of development cooperation, as also telephone conversation between External Affairs Minister and the Foreign Minister of Afghanistan. As far as our own embassy, the upgrading of our technical mission in Kabul is concerned, it has been upgraded to an embassy, and we are looking at as to how to now look at its functionalities, its functions, responsibilities, how we are going to increase its strength. So these are things that are under consideration, and it will happen subsequently. सूडान में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार सूडानी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है ताकि जल्द रिहाई सुनिश्चित की जा सके। भारतीय नागरिक सूडान में वो आरएसएफ की कस्टडी में हैं, जहां की जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहां पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक उनकी कस्टडी में हैं उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा हम प्रदान कर सकें।
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने 12वीं एसबीआई बैंकिंग इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 7 दशक में हुए विकास की तुलना पिछले 11 वर्षों में तेजी से हुए विकास को रेखांकित किया और भारत के तेजी से हो रहे आर्थिक विकास पर अपने विचार साझा किए। Independence, we built about 74 airports, and in the next 11 years, we more than doubled it to 159, not to mention many other parameters that I have mentioned here, and it is no need for me to repeat them all. They are in front of you. But I think the investments we have made in elevating the supply capability of the economy is standing us in good stead with respect to bringing down the average inflation rate in the economy, what it used to be in terms of 7% in the first 6 to 7 decades since independence, down to now 3 and 4% and converging with the developed world. केंद्र सरकार के जीएसटी सुधार और आयकर में राहत के सकारात्मक असर दिखाई दे रहे हैं। उपभोग के बढ़ने का असर देश की जीडीपी में दिखाई दे रहा है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 6.8% से अधिक रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत का प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर मजबूत बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्ष के पहले 5 महीनों में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में काफ़ी उछाल दर्ज किया गया है, जो कि 2 वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर होगी। नागेश्वरन ने अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ डील को लेकर कहा कि ये डील बहुत जल्द पूरी हो सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब उत तहरीर यानी HUT से जुड़े 2023 के मध्य प्रदेश आतंकवादी साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। साथ ही 5 अन्य आरोपियों पर भी अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने पूरक आरोप पत्र भोपाल स्थित विशेष एनआईए अदालत में दाखिल किया। अब तक इस मामले में कुल 18 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। पहले 17 आरोपियों के खिलाफ 4 नवंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेशी आतंकवादियों के निर्देश पर एक पुलिस अधिकारी की कार में आग लगाने जैसी आतंकवादी कार्रवाई की। जांच में पता चला कि ये समूह धार्मिक सभाओं की आड़ में गुप्त बैठकों का आयोजन करता था, जहां लोकतंत्र विरोधी सोच फैलाई जाती थी, सांप्रदायिक नफरत बढ़ाई जाती थी और युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए उकसाया जाता था। इसके अलावा भविष्य में उन्हें हिंसक हमले करने की तैयारी के लिए शारीरिक और युद्ध जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों में कामकाज के समय में बदलाव करने का फैसला किया है। यह कदम एहतियाती तौर पर प्रदूषण पर काबू पाने और सड़कों पर एक साथ वाहनों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि ट्रैफिक का दबाव समान रूप से बंटे और वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके। नए आदेश के तहत दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे के बजाय 10 बजे खुलेंगे और शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। वहीं एमसीडी कार्यालय सुबह 9 बजे के बजाय 8:30 बजे खुलेंगे और ये बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे। हालांकि स्कूलों के टाइम टेबल में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। मेघालय के खासी समुदाय का पारंपरिक नृत्य नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 5 दिन चलने वाले इस त्यौहार में लोग समृद्धि, अच्छी फसल की कामना करते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजी युवतियों और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते पुरुषों ने सबका दिल जीत लिया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जेमाइमा रोड्रिग्स और राधा यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि हमारी टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीती है और भारत को इन पर गर्व है।
भारतवासियों को बहुत गर्व है। हमारी लड़कियों ने फिर एक बार भारत की लड़कियों को सपने देखने के लिए एक मोटिवेशन दिया है और बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियां खेल के मैदान में उतरेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।